Good morning everyone, I am Anuradha. I am here with my presentation and the topic of my presentation is Jacques Derrida's The Deconstructive Angel. Deconstructive Angel के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था और इस वीडियो में मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगी कि इस वीडियो में जो एम एच अब्राहम है उन्होंने क्या क्या व्यूज़ दे रखे हैं। तो जो डिकन्स्ट्रक्टिव एंजल है वो क्या है, एक थियोरेटिकल वर्क है। क्या है? थियोरेटिकल वर्क है जिसमें क्या है, उस जो जैक्स डेरिडा है उसने अपनी थियोरी दी है। जो जैक्स डेरिडा का जो वर्क है डिकन्स्ट्रक्टिव एंजल, उसके बारे में मैंने ये एक नोट्स बनाया है। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है और ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, उसमें हम पेन का, पेंसिल का, इन सब चीज़ों का यूज़ करते आए हैं और इनकी चीज़ों के बारे में कभी भी एजुकेशन पूरी नहीं हो सकती। चाहे हम कितने बड़े ऑफिसर बन जाएँ, पेन पेंसिल इनका यूज़ करना ज़रूरी है, तो इनका यूज़ हमेशा करना चाहिए। तो इसी के लिए मैंने जो ये वीडियो है उसको हैंड रिटन नोट्स में बनाया है और इसके अंदर मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको आप लिख भी सकते हो। तो इसलिए आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने ये आपको लिख कर आपको दिया है। इसमें जो भी आपको जो इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी लगे उसको आप नोट कर सकते हो। द डिकन्स्ट्रक्टिव एंजल बाई एम एच अब्राहम। डिकन्स्ट्रक्शन इज ए फिलोसफिकल क्रिटिकल अप्रोच। जो डिकन्स्ट्रक्शन है वो एक क्या है, फिलोसफिकल क्रिटिकल अप्रोच है। क्या है? फिलोसफिकल क्रिटिकल अप्रोच है टू टेक्सचुअल एनालिसिस। ये क्या है? टेक्सचुअल एनालिसिस के बारे में है। दैट मोस्ट ऑफ द क्लोजली एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ जैक्स डेरिडा इन फिलोसफी एंड येल स्कूल, पॉल डीमान, जे हिलिस मिलर, जोफ्री हर्टमैन। जो डिकन्स्ट्रक्शन है वो क्या है? टेक्सचुअल एनालिसिस। किसी भी टेक्स्ट को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, ये उन्होंने इस जो डिकन्स्ट्रक्टिव जो एंजल है उसमें उन्होंने जो अपना जो व्यू है वो इसके अंदर दिया है। किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, उसको हम किस किस तरीके से समझ सकते हैं, उसका एनालिसिस जो है कैसे कर सकते हैं, वो उसका जो क्रिटिकल अप्रोच है उसको हमने क्रिटिकल तरह से उन्होंने क्या है, जो ये डिकन्स्ट्रक्टिव एंजल है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। और ये एक फिलोसफिकल वर्क है जो ज़्यादा एसोसिएट है किससे? येल स्कूल से। जो येल स्कूल था उसमें हमारे जो राइटर थे वो कौन कौन से थे? पॉल डीमान थे, जे हिलिस मिलर थे और जोफ्री हर्टमैन थे। कौन थे? पॉल डीमान थे, जे हिलिस मिलर थे और जोफ्री हर्टमैन थे। इन लिटरेरी थियरी ऑफ क्रिटिसिज्म, जो लिटरेरी थियरी ऑफ क्रिटिसिज्म है, तो क्या है, जो हमारा डिकन्स्ट्रक्टिव जो एंजल है उसमें किसी भी टेक्स्ट की जो टेक्सचुअल एनालिसिस है उसको समझने के लिए एम एच अब्राहम ने अपने व्यू दिए हैं और इसमें उन्होंने कुछ क्रिटिक की जो फिलोसफी है उसका भी वर्णन किया है। सबसे ज़्यादा जो इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं वो है हमारे येल स्कूल को। जो येल स्कूल है उसमें जो फेमस क्रिटिक हैं वो कौन कौन से हैं? पॉल डीमान है, जे हिलिस मिलर है और जोफ्री हर्टमैन है। और जो ये वर्क है वो क्या है? कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। क्या है? कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। Deconstructive Angel. This paper was originally delivered at the session of modern language. जो ये पेपर था, दिस पेपर was originally delivered, ये ओरिजिनली मतलब कि जो रियल वे में डिलीवर किया गया था एट द सेशन ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। कहाँ पर किया गया था? जो मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है उसमें किया गया था, जिसको क्या कहते हैं? MLA। MLA क्या होता है? MLA क्या है? मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। इसमें जो राइटर है एम एच अब्राहम और जो हमारे हिलिस मिलर हैं उनके द्वारा किसी टेक्स्ट को समझने के लिए जो वे है उसका जो वर्णन किया गया, थियोरेटिकल जो वर्णन किया गया है वो MLA बुक में किया गया है। जो ये MLA बुक है, जो हमारे रिसर्च जो स्कॉलर होते हैं वो किसी भी अपने रिसर्च वर्क को लिखने के लिए जो वो रूल लेते हैं, जिसके अंदर उनके द्वारा जो रूल रेगुलेशन का यूज़ किया जाता है उसका वर्णन MLA जो हमारी बुक है उसके अंदर किया जाता है। तो जो ये हमारा डिकन्स्ट्रक्टिव जो एंजल था ओरिजिनली डिलीवर्ड, उसको डिलीवर किया गया था। कहाँ पर किया गया था? जो मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन MLA है, उसमें इसको डिलीवर किया गया था। कब किया गया था? इन दिसंबर 1976। कब किया गया था? इन दिसंबर 1976।
द सेशन हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ शेल्डन सक। जो ये सेशन हेल्ड किया गया था, जो ये सेशन चला था, जो उन्होंने जो थियोरेटिकल जो वर्क दिया था, किसी भी टेक्सचुअल के जो एनालिसिस के लिए जो उन्होंने वर्क दिया था, उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? शेल्डन शक। कौन थे? शेल्डन शक थे। तो शेल्डन शक ने इस जो ये उनके द्वारा जो ये कोशिश की गई थी क्रिटिकल एनालिसिस के बारे में, जो टेक्सचुअल एनालिसिस के लिए जो उनके द्वारा जो रिसर्च की गई थी, जो चेयरमैन बने थे वो कौन बने थे? शेल्डन शक बने थे। तो वो उन्होंने जो ये सेशन शुरू किया था, तो इसमें जो फिलोसफर थे वो कौन कौन थे? एम.एच. अब्राहम थे, हिलिस मिलर थे और वेने बूथ। कौन कौन थे? एम.एच. अब्राहम थे, हिलिस मिलर थे और वेने बूथ थे। इन्होंने अपने अपने जो व्यूज़ थे वो दिए थे, और क्या था? टुगेदर उन्होंने इकट्ठे ये सारे के सारे जो व्यूज़ थे वो दिए थे। ऑल ऑफ देम हैड पार्टिसिपेटेड इन। सभी के सभी जो ये फिलोसफर थे, क्रिटिक थे, उन्होंने क्या किया? पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर उन्होंने क्या किया? पार्टिसिपेट किया था in the debate of theoretical and methodological implication of natural heading of limits of pluralism। और उनके द्वारा जो डिबेट हुई थी, जो वार्तालाप हुई थी, जो कन्वर्सेशन हुई थी, जो व्यूज़ दिए थे, जो उन्होंने मेथड दिए थे, जो थियोरेटिकल मैथडोलॉजिकल इम्प्लीकेशन थे को दूर करने के लिए उन्होंने जो हेडिंग दी थी वो क्या थी? लिमिट्स ऑफ प्लूरलिज्म। उनके द्वारा जो ये वर्क था थियोरेटिकल और मैथडोलॉजिकल इम्प्लीकेशन को दूर करने के लिए एक कोशिश की गई थी कि किसी वर्क को हम कैसे थियोरेटिकल और मैथडोलॉजिकल वे में समझ सकते हैं। तो उन्होंने अपने अपने व्यूज़ दिए थे। तो द लिमिट्स ऑफ प्लूरलिज्म जो ये टाइटल है, इसके अंडर जो इनका जो ये व्यूज़ थे वो पब्लिश हुए थे। किसके अंडर? द लिमिट्स ऑफ प्लूरलिज्म। द लिमिट्स ऑफ प्लूरलिज्म। तो उनके द्वारा जो हेडिंग दी थी वो क्या थी? द लिमिट्स ऑफ प्लूरलिज्म। Their paper were subsequently published in Critical Inquiry 3 1977। जो उनका जो पेपर था वह सब्सिक्वेंटली पब्लिश हुआ इन क्रिटिकल इंक्वायरी 3 1977। जो क्रिटिकल इंक्वायरी 3 है 1977 में पब्लिश हुई, उसके अंदर ये सारा का सारा जो उनका जो कन्वर्सेशन था वो क्या हुआ था? पब्लिश हुआ था। किस में हुआ था? क्रिटिकल इंक्वायरी 3 1977। तो क्या था? जो हमारे जो ये एम.एच. अब्राहम हैं, उन्होंने डिकंस्ट्रक्टिव एंजल जो वर्क लिखा है वो क्या है? टेक्सचुअल एनालिसिस के बारे में लिखा है। और उन्होंने ये जो वर्क है वो डेरिडा के द्वारा जो व्यूज़ दिए गए थे उनका एक आंसर के तरह से हम लगा सकते हैं कि उन्होंने उसके बारे में क्या व्यूज़ दिए थे, उसके बारे में ये जो वर्क है वो लिखा गया है। और इसके अंदर जो थियरी बनाने वाले जो राइटर थे वो कौन कौन से थे? वो जे हिलिस मिलर था, एम.एच. अब्राहम थे और वेने बूथ थे। उन्होंने अपने अपने व्यूज़ दिए और उसका जो वर्क था उसकी हेडिंग क्या थी? उसकी हेडिंग थी द लिमिट्स ऑफ प्लूरलिज्म। और जो ये वर्क था इसके जो इसके व्यूज़ थे वो किस में पब्लिश हुए थे? क्रिटिकल इंक्वायरी 3। जो क्रिटिकल इंक्वायरी 3 है वो 1977 में पब्लिश हुई थी। क्रिटिकल का मतलब क्रिटिकल, इंक्वायरी का मतलब इंक्वायरी की गई थी, 3 का मतलब 3 के द्वारा। 3 कौन कौन से हैं? एम.एच. अब्राहम है, हिलिस मिलर है और वेने बूथ है। उनके द्वारा एक इंक्वायरी की गई थी टेक्सचुअल को समझने के लिए, और वही क्या है? उसी का वर्णन इसमें किया गया है जो कि 1977 में पब्लिश हुई थी। डेरिडाज व्यूज़ ऑन लैंग्वेज। अब डेरिडा के व्यू क्या क्या है लैंग्वेज के बारे में, अब हम उसको जानते हैं। जो डेरिडा है उसने अपने क्या क्या व्यू दिए थे, तो उसने क्या दिया था? डेरिडाज इनिशियली मेथड ऑफ चैलेंजिंग द ट्रेडिशनल व्यू। उन्होंने जो ट्रेडिशनल व्यू है उसको चैलेंज किया था। ट्रेडिशनल व्यू क्या है? किसी भी वर्क को समझने के लिए जो ट्रेडिशनल व्यू है उसको हम ट्रेडिशनल व्यू कहते हैं। जैसे कि कोई जो वर्क लिखा जाता है तो उस जो राइटर है जिस तरीके से उसको वो लिखता है तो वो सोचता है कि जो दूसरे हैं वो भी उसको इसी तरीके के साथ क्या है समझ सकते हैं।
तो ये क्या है, ट्रेडिशनल व्यू है किसी भी राइटिंग को समझने के लिए। जैसे कि मैं एग्जांपल ले सकती हूँ, जो हमारा अपशर्ड नोवेल है वेटिंग फॉर गोडोट। वेटिंग फॉर गोडोट में जो दो कैरेक्टर हैं वो एक गोडोट नाम के एक बंदे का क्या करते हैं, वेट करते हैं, और वेट करते करते ही वो नोवेल क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इसको जो सिंपल वे में, अगर इसको ट्रेडिशनल वे में अगर हम समझते हैं तो ये कहेंगे कि इस वर्क के अंदर कोई भी मतलब कोई चेंज नहीं होता। तो इसमें क्या है, इसको एक तरीके से समझा जा सकता है कि ये क्या अपसर्ड नोवेल है। लेकिन इसने जो हमारे जो ये डेरिडा थे उसने ये कहा है कि किसी भी वर्क को सिर्फ एक तरीके से नहीं समझा जा सकता, उसको पढ़ने वाले जो अलग अलग रीडर हैं उनके जो व्यूज़ हैं उन सब के व्यूज़ को जब हम मैच करेंगे तो उसको सबके अलग अलग जो व्यूज़ आएंगे उसके साथ हम किसी भी टेक्स्ट को समझ सकते हैं। उसने कहा है किसी भी टेक्स्ट को सिर्फ एक ट्रेडिशनल वे से नहीं समझा जा सकता, किसी भी टेक्स्ट के लिए हर एक बंदे के अपने अपने व्यूज़ होते हैं, उसको वो अपने अपने तरीके से समझ सकता है। जैसे कि जो वेटिंग फॉर गोडोट का मैंने एग्जाम्पल दिया था, इसको अपशर्ड नोवेल कहते हैं कि इसके अंदर कुछ भी कह सकते हैं कि इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, वेट करते रहते हैं और नोवेल ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसको अगर कोई फिलोसफर है जो लाइफ के बारे में सोचता है तो वो इसको अलग तरीके से भी समझ सकता है। वो ये कहेगा कि जो वेटिंग फॉर गोडोट है उसके अंदर जो दो बंदे लिए गए हैं वो पूरी की पूरी लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। वे ह्यूमन बीइंग है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो कहेंगे कि जो ये ह्यूमन बीइंग है वो इस अर्थ के ऊपर किसी न किसी चीज़ का वेट करते रहते हैं, लेकिन जो उनकी जो इच्छा है वो कभी भी पूरी नहीं होती। और इसका वेट करते करते जो उनका गोडोट मतलब कि जो उनके जो विशेज हैं उनका वेट करते करते हुए उन्हें उनकी जो लाइफ की जो कोई भी एम्बिशन है उसका वेट करते करते जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी। तो किसी भी वर्क को हम उसके जो अलग अलग व्यूज़ हैं उसके अनुसार समझ सकते हैं कि हर एक बंदे के अपने अपने व्यूज़ हैं और किसी भी एक व्यूज़ के साथ हम किसी भी टेक्स्ट को नहीं समझ सकते हैं। उस टेक्स्ट को समझने के लिए हमें हर एक बंदे के जो व्यूज़ हैं उनको देखना होगा। और उसने ये कहा है कि सिर्फ ट्रेडिशनल वे के साथ हम किसी भी वर्क को नहीं समझ सकते। किसी भी वर्क को समझने के लिए हमें उसमें कोई भी जो व्यक्ति है उस वर्क को पढ़ रहा है उसकी जो इंडिविजुअल थिंकिंग है उसके साथ हम उस वर्क को समझ सकते हैं। तो सिर्फ ट्रेडिशनल वे के साथ हम किसी भी वर्क को नहीं समझ सकते हैं। तो पहली बात उसने यही कही थी। जो डेरिडा है उसने यही कहा है कि किसी भी वर्क को हम ट्रेडिशनल वे से नहीं समझ सकते हैं। किसी भी वर्क को समझने के लिए हर एक बंदे के द्वारा जो उसकी सोचने की कैपेसिटी है वो अलग अलग होगी। वो हर एक वर्क का जो मीनिंग है जो इंडिविजुअल बंदा है उस मीनिंग को वो अपने अनुसार वो निकाल सकता है। The only thing that are patently there were to look the text and are marks that are demarcated। उसने कहा कि हर एक वर्क होता है जब उसको हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर कुछ मार्क कर सकते हैं, मतलब कि कुछ उसको मार्क दे सकते हैं, उसके बारे में कुछ हम अपने जो व्यूज़ हैं वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो मार्क्स जो शब्द है वो हम व्यूज़ के लिए भी ले सकते हैं और किसी मार्क जैसे मार्क निशान उसके लिए भी हम ले सकते हैं। तो उसने एक मार्क के बारे में बताया। तो उसने कहा कि हर एक वर्क का जो टेक्स्ट है उसको अलग अलग मार्क के साथ हम समझ सकते हैं एंड सेपरेटेड इनटू द ग्रुप्स ऑफ बाय ब्लैंक्स। और उसको क्या है, अलग अलग ग्रुप में ब्लैंक्स में डिवाइड करके उसको हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके उसको सेपरेट करके हम किसी भी वर्क को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। देयर आर आल्सो स्पेस एंड डिफरेंसेज। जो कोई भी वर्क है उसके अंदर क्या है, हर एक चीज़ के अलग अलग चीज़ों के साथ उसको अलग अलग वे में उसको हम निकाल के उसका मीनिंग को निकाल सकते हैं, उसको डिफरेंट कर सकते हैं, डिफरेंट मीनिंग के साथ उसको समझ सकते हैं और उसका जो कंक्लूजन है उसको अलग अलग मीनिंग में अलग अलग चीज़ों में बांट कर अलग अलग जो व्यूज हैं उनके साथ हम उस वर्क को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दैट वी फाइंड व्हेन वी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस व्यू अब क्या है, कंपेयर इंडिविजुअल मार्क्स एंड द ग्रुप ऑफ मार्क्स। तो उसने क्या कहा कि किसी भी वर्क को हम जो किसी भी एक बंदे के जो मार्क्स हैं और जो ग्रुप के मार्क्स हैं उसके साथ हम समझ सकते हैं। जैसे कि कोई ब्लैक बोर्ड है उसके ऊपर कोई मार्क कर दिया जाता है और किसी और बंदे से उसके बारे में हम पूछते हैं कि इस मार्क के साथ आप क्या समझते हो, तो कोई उस मार्क के साथ कोई इमेज बनाकर ये कह सकता है कि इसमें जिसने ये मार्क किया है उसने कोई इमेज रिप्रेजेंट की है। तब हम दूसरे
दूसरे बंदे से पूछते हैं कि तुम इस मार्क के बारे में क्या कहोगे, तो वो कहेगा कि बिल्कुल सारा का सारा बोर्ड साफ था, लेकिन किसी ने इसको गंदा कर दिया है। और किसी और से पूछोगे तो वो कहेगा कि जो ये मार्क है वो इतने इंच मोटा है, इतने इंच पतला है। तो वो क्या करेगा, उसको एक मेजरमेंट के साथ उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यहाँ पर डेरिडा जो है उसने ये कहा है कि हर एक इंडिविजुअल की और ग्रुप की अलग अलग जो थिंकिंग है वो होगी, अलग अलग स्पेस हो गए, और अलग अलग उसके द्वारा जो व्यूज़ दिए गए हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी, अलग अलग होंगी। किसी भी वर्क को किसी एक बंदे के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल वे से हम नहीं समझ सकते हैं। तो जो डेरिडा का जो व्यूज़ था, सबसे पहले जो उन्होंने दिया था वही यही था कि उसने ट्रेडिशनल नॉर्म ऑफ रीडिंग को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, यूज करने से मना कर दिया था। उसने ये कहा था कि किसी भी वर्क को हम सिर्फ ट्रेडिशनल वे से नहीं समझ सकते हैं। किसी भी वर्क को समझने के लिए हमें जो हर एक बंदे की जो थिंकिंग पावर है, उसके द्वारा जो मार्क्स यूज़ किए जाते हैं, स्पेस यूज़ किए जाते हैं, उसके द्वारा जो डिफरेंट व्यूज़ दिए जाते हैं, उसके साथ हम उस जो वर्क है उसको समझ सकते हैं। तब जो हमारे एम.एच. अब्राहम है उसने क्या ऑब्जेक्टिव दिए, उसके जो ये व्यू था डेरिडा का, तो उसके लिए उसने क्या ऑब्जेक्टिव दिए, उसने क्या दिया, उसका वर्णन मैं करूँगी। अब्राहम सेज दैट, अब्राहम ने कहा दैट कि डेरिडा इनवाइट अस टू मूव फ्रॉम the closed logocentric view of language of what I shall and call his own graphocentric model। तो यहाँ पर जो एम.एच. अब्राहम है उसने क्या व्यूज़ दिए, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो डेरिडा है उसने क्या कर दिया, इनवाइट अस टू मूव फ्रॉम द क्लोज लोगोसेंट्रिक जो वे है उसको क्या कर दिया है, दूर कर दिया है। उसने क्या है, सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज के लिए जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है लोगोसेंट्रिक व्यू, उसको क्या कर दिया है, उसने दूर कर दिया है। लोगों का मतलब क्या होता है, जब कोई भी वर्क है उसके ऊपर क्या लोगो लग जाता है। जैसे ये नहीं कहते हैं कि ये मैं उस ब्रांड से ये चीज़ लेता हूँ, मैं उस ब्रांड के जूते पहनता हूँ, मैं उस ब्रांड के ड्रेस लेता हूँ। तो ये क्या है, लोगो है कि किसी भी वर्क का लोगो क्या है, उसने किसी वर्क को कैसे यूज़ किया है, तो उसको क्या कहते हैं, लोगो। तो उसने ये कहा है कि जो हर एक टेक्स्ट होती है उसका एक लोगो होता है। तो उसने क्या कहा है कि किसी भी वर्क को एक लोगो सेंट्रिक वे से समझ सकते हैं। तो लोगो सेंट्रिक वे से मतलब कि इसका लोगो क्या है, तो उसके साथ हम समझ सकते हैं। जैसे कि ये नहीं कहते हैं कि कोई भी ब्रांड है उसके नाम से बहुत सारी चीज़ें बिक जाती हैं, तो कोई भी जो वर्क है उसके ऊपर जो लोगो लगा होता है उसके साथ हम समझ सकते हैं। जैसे कि जो हमारे डिश शोर थे उन्होंने सिग्निफायर और सिग्निफाइड की थ्योरी दी थी। सिग्निफायर का मतलब होता है वर्ड, सिग्निफाइड का मीनिंग होता है इमेज। तो जैसे कि हम कैट वर्ड का यूज़ करते हैं तो हमारे सामने बिल्ली की जो इमेज है वो आ जाती है, कैट की जो इमेज है वो आ जाती है। तो डेरिडा ने कहा कि कोई भी जब हम किसी भी चीज़ का वर्ड का यूज़ करते हैं तो उसकी एक इमेज हमारे सामने आ जाती है। डेरिडा ने कहा है कि हर एक बंदे के व्यू अलग अलग होते हैं, हम मान लेते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम किसी भी चीज़ के जो लोगो है उसको दूर नहीं कर सकते हैं, जो लोगो है उसको बदल नहीं सकते हैं। जैसे कि अगर हम कैट वर्ड का यूज़ करते हैं तो हम इमेज किसी डॉग की नहीं ले सकते हैं, जो उसके लिए लोगो यूज़ किया गया है वही लोगो यूज़ करना ज़रूरी है। तो उसने ये कहा है कि डेरिडा ने जो लोगो सेंट्रिक लैंग्वेज का जो सबसे ज़्यादा मेन जो इम्पोर्टेंट जो थिंग थी वो क्या थी, लोगो सेंट्रिक जो व्यूज़ थी वो होना ज़रूरी है। तो डेरिडा ने जो लोगो है उसको क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। तो जो लोगो सेंट्रिक जो व्यूज़ है उन्होंने वो क्या कर दिया है, उसको क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। तो लैंग्वेज इज व्हाट आई शैल कॉल हिज ग्राफोसेंट्रिक मॉडल। उसने क्या कहा है कि जो लैंग्वेज होती है वो ग्राफोसेंट्रिक मॉडल है। ग्राफोसेंट्रिक मॉडल का मतलब है जब हम किसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो हमारे सामने एक ग्राफ बन जाता है, एक इमेज बन जाती है। लैंग्वेज किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, लैंग्वेज किसी भी चीज़ की जो इमेज है वो हमारे सामने क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो लैंग्वेज जो है वो ग्राफोसेंट्रिक मॉडल होती है। लैंग्वेज क्या होती है, ग्राफोसेंट्रिक मॉडल होती है। और जो लैंग्वेज होती है वो कि उसका क्या है कि लोगो होता है, वो लोगोसेंट्रिक होती है। लेकिन जो डेरिडा है उसने जो
लैंग्वेज का जो ग्राफोसेंट्रिक मॉडल है, जो लोगोसेंट्रिक मॉडल है, उसको क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। डेरिडा ने ये तो बोल दिया कि हम किसी भी चीज़ को क्या है अलग अलग करके समझ सकते हैं, लेकिन किसी भी वर्ड का जो मीनिंग होता है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो हमें उस मीनिंग को तो लेना ही होगा। तो यहाँ पर जो एम एच अब्राहम है उसने यही कहा है कि किसी भी वर्ड को सिर्फ हम उसको अलग अलग करके ही नहीं समझ सकते, इसके अंदर जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। उसके ऊपर लगने वाला जो लोगो है, जो उसके लैंग्वेज का जो लोगो सेंट्रिक एटीट्यूड है, जो लोगो सेंट्रिक मेथड है, और उसके द्वारा जो यूज़ किया गया ग्रामोसेंट्रिक जो मेथड है, उसका यूज करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसने कहा है कि जो एम एच अब्राहम, जो डेरिडा है, उसने इन दोनों को क्या कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। इन द सोल परजेंस मार्क ऑन द ब्लैंक, उसने कहा है कि उन्होंने एक थियरी दी है, मार्क ऑन द ब्लैंक। मैंने कहा था कि ब्लैक बोर्ड है, उसके ऊपर अगर कोई मार्क कर दिया जाता है तो उसके बारे में अलग अलग जो आते हैं वो अपने अलग अलग व्यू देते हैं। तो उसने कहा है कि जो हमने मार्क ऑन ब्लैंक, जो मार्क ऑन ब्लैंक है, उसको हम ये तो नहीं कह सकते कि इसके ऊपर निशान हुआ ही नहीं है। उसको अगर हम एक्सप्लेन करते हैं मार्क ऑन ब्लैंक को, तो हम उसको इसी चीज़ के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये मार्क हुआ है इस जो ब्लैक बोर्ड है इसके ऊपर। बिना मार्क के हम यूज़ नहीं कर सकते, बिना लैंग्वेज के हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमें किसी भी चीज़ को समझना है तो उसके मार्क को समझना ज़रूरी है, उसके लोगोसेंट्रिक आइडिया को समझना ज़रूरी है, उसके ग्राफोसेंट्रिक जो हमारा मॉडल है उसको समझना ज़रूरी है। लैंग्वेज के लिए लोगोसेंट्रिक लैंग्वेज का होना ज़रूरी है। डेरिडा ने जो अलग अलग जो वे है, उसने ये कहा है कि हम ट्रेडिशनल वे का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल वे का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे द्वारा जो हमारे सोशोर के द्वारा सिग्निफायर और सिग्निफाइड की जो थ्योरी दी गई है, वर्ड और उसकी इमेज है, उसको हम बदल नहीं सकते। जो हमें इमेज मिली है, जो हमें मार्क मिला है, उसको समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसने यही कहा है कि किसी भी वर्ड को समझने के लिए हमें क्या है, सिग्निफायर और सिग्निफाइड को समझना बहुत ज़रूरी है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। दे आर मार्क विद मीनिंग बट दीज मीनिंग मे नॉट बी विजिबल ऑन पेज। तो उसने कहा है कि चाहे वो जो कोई भी मार्क कर देते हैं वो पेज के ऊपर विजिबल हो या ना हो, हमारे माइंड के अंदर वो पक्का विजिबल मिलेगा। क्या मिलेगा, पक्का विजिबल मिलेगा। कोई भी चीज़ पेज के ऊपर हो या ना हो, लेकिन हमारे माइंड के ऊपर वो ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि जो डेरिडा है उसने क्या किया था, जो लैंग्वेज है उसको अलग अलग तरीके से समझने के लिए अपने जो व्यू है वो दिए थे। लेकिन जो एम एच अब्राहम है उसने जो सिग्निफायर है, सिग्निफाइड है, और लैंग्वेज के अंदर लगने वाला जो लोगो है उसको लोगोसेंट्रिक कहते हैं। लोगोसेंट्रिक और जो ग्राफोसेंट्रिक जो एटीट्यूड है, जो आइडिया है, जो मेथड है, उसको ये कहा है कि किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए हमें इनका यूज करना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है ट्रेस। अभी ट्रेस वर्ड का यूज़ किया गया है। ट्रेस क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को, जैसे कि अपना मोबाइल है, उसमें किसी डाटा को हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। कोई पिक्चर है उसको डिलीट कर देते हैं, तो वो ट्रेस के अंदर कोलेक्ट हो जाती है। ट्रेस के मतलब अंदर कोलेक्ट हो जाती है। उसी तरह से अगर कोई चीज़ है उसको हम कहीं पर क्या कर देते हैं, उसको हम डिलीट कर देते हैं। किसी चीज़ के मीनिंग को हम क्या कह देते हैं कि इसका ये मीनिंग नहीं है, तो क्या है वो ट्रेस, मतलब कि उसका एक मीनिंग, चाहे हम उसको माने या ना माने, लेकिन हमारे माइंड के अंदर वो हमेशा रहता है। वो ट्रेस मतलब कि वो मीनिंग हमेशा मोबाइल के अंदर रहता है। जैसे कि हम कोई से पिक्चर को क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, लेकिन वो क्या किसके अंदर रहता है, ट्रेस के अंदर रहता है। उसको अगर हमें डिलीट करना है तो दोबारा फिर हमें क्या है, जो ट्रेस है उसको दोबारा फिर एम्प्टी करना होगा। तो इसी तरह से जो यहाँ पर डेरिडा है उसने ट्रेस के बारे में कहा, और जो एम एच अब्राहम है उन्होंने ट्रेस को ये कहा है कि किसी भी वर्ड को ट्रेस के साथ समझा जा सकता है। कि जो ये ट्रेस किया गया है, कोई भी चीज़ है उसको हम ट्रेस, मतलब कि उसका जो रियल मीनिंग है वो हमेशा हमारे माइंड में रहता है, और माइंड की कैपेसिटी के साथ उसको हम समझ सकते हैं। तो जो ट्रेस है उसका मीनिंग यही है कि अगर किसी चीज़ को ना माने लेकिन माइंड में हमेशा वो चीज़ हमारे रहती है, तो ट्रेस यही है।
और नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू डेरिडा एनी ऑफ द सिग्निफिकेंट देन डिफरेंस हैज एक्टिवेटेड टू सिग्निफायर इन द पास्ट रिमेन एक्टिव एज स्ट्रेस। उसने कहा कि सिग्निफायर का मीनिंग क्या है, वर्ड। अगर हम किसी चीज़ के वर्ड को अगर हम ना भी माने लेकिन वो ट्रेस की तरह हमारे लिए क्या है, हमेशा हमारे माइंड में वो क्या रहता है हमेशा रहता है जो ट्रेस। जैसे कि किसी चीज़ का जो मीनिंग है अगर उस मीनिंग को हम ना भी माने तो भी वो क्या है, हमेशा हमारे साथ रहता है। तो इसी तरह कोई भी वर्ड है उसका जो ट्रेस की तरह जो मीनिंग है वो हमेशा हमारे साथ रहता है। The present instance it will be in the future and the sedimentation traces which signifier has accumulated constitute indirectly in the play of its present signification। उसने ये कहा है कि कोई मीनिंग जो सिग्निफायर है उसका जो मीनिंग है वो ट्रेस के रूप में जो फ्यूचर की कोई चीज़ है, कोई उसके मीनिंग को समझने के लिए कोई भी चीज़ का यूज़ किया जाता है तो ट्रेस के रूप में वो हमेशा हमारे साथ रहता है। तो नेक्स्ट क्या है, कंक्लूजन। अब उसने क्या किया है, सारे के सारा जो वर्क है उसको क्या किया है, कंक्लूड किया है। जो कंक्लूजन है वो इस तरह से है, कंक्लूजन डेरिडा's कंक्लूजन इज दैट, डेरिडा ने जो अपना डिकंस्ट्रक्शन की जो थियरी दी थी उसको उन्होंने इस तरह से कंक्लूड किया था, उसका कंक्लूजन इस तरह से किया था कि नो साइन ऑफ चेन इज द साइन टू हैव डिटरमाइन द मीनिंग। उसने ये कहा था कि साइन की कोई भी जो चेन होती है, जैसे कि कोई साइन है उसकी जो चेन हमने दी है वो क्या है, उसके जो मीनिंग है वो क्या है, साइन जो है उसके मीनिंग को का वर्णन करती है। तो क्या कहता है कि नो साइन चेन टू साइन कैन हैव डिटरमिनेट द मीनिंग। उसने कहा कि कोई भी हमें साइन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ को हम बिना साइन के भी समझ सकते हैं, उसकी जो चेन है उसके साथ हम किसी वर्ड को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बट अब्राहम सेज दैट, लेकिन अब्राहम ने कहा दैट कि डेरिडा रीचेज द कंक्लूजन बाय ए प्रोसेस। उसने कहा कि डेरिडा इस कंक्लूजन पर पहुंचा बाय ए प्रोसेस, एक प्रोसेस के साथ, विच इज़ बेस्ड ऑन ओरिजिन, जो कि एक ओरिजिन पर बेस्ड है, ग्राउंड एंड एंड। उसने क्या कहा कि उसकी जो ये प्रोसेस है, डेरिडा की खुद की जो प्रोसेस है उसका क्या है, एक बिगनिंग है और एक एंड है। क्या है, एक बिगनिंग है, एक प्रोग्रेस है और एक एंड है। और उसने क्या कहा है कि हम किसी भी वर्ड को बिना साइन के समझ नहीं सकते हैं, किसी भी वर्ड को समझने के लिए हमें साइन की ज़रूरत पड़ती है। ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन ट्राइज टू डिटरमाइन व्हाट एन ऑथर मीन। उसने कहा है कि अगर हम किसी भी वर्ड को ट्रेडिशनल वे से समझते हैं, अगर हम किसी भी वर्ड को जो हमारे ट्रेडिशन है उसके साथ क्या करते हैं, समझते हैं, तो हमें क्या मिलता है, कि डिटरमाइन मीनिंग मिलता है कि इस जो वर्ड है उसका यही मीनिंग होगा। अगर किसी वर्ड को हम ट्रेडिशनल वे के साथ समझते हैं तो उसके मीनिंग को हम बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो उसने क्या कहा है कि ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन के साथ ही हम सही मीनिंग तक पहुंच सकते हैं। व्हाट एन ऑथर मीन्ट, कि एक ऑथर का क्या मतलब है। डेरिडा प्रपोजेज एन अल्टरनेटिव दैट वी डिलीवर आवरसेल्फ ओवर द फ्री प्ले ऑफ सिग्निफिकेशन ओपन आउट बाय अ साइन इन टेक्स्ट। उसने ये कहा है कि हमारे जो इंडिविजुअल जो थिंकिंग है, हमारे जो इंडिविजुअल जो सिग्निफायर है, जो हमने जो किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद जो हमें सिग्निफिकेंट लगा, जो हमें सही लगा, उसके साथ हम किसी भी चीज़ को खुद के साथ रिलेट करके समझ सकते हैं। और हमें किसी भी चीज़ के साइन की ज़रूरत होगी, जो सिग्निफायर है, सिग्निफाई के जो मीनिंग है उसको समझने के लिए हम इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होगी। अब्राहम ने कहा दैट कि फ्रॉम द पैसेज वन कैन अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन एक्ट ऑफ साइन। हम किसी भी जो वर्क है उसको सिर्फ किस चीज़ के साथ ही समझ सकते हैं, जो हमारे साइन है उसके साथ ही हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से जो ये वर्क था डिकंस्ट्रक्शन, हमारे जो डिकंस्ट्रक्शन वर्क है वो क्या है, हमारे जो डेरिडा है उसके जो व्यूज़ दिए गए थे उसके ऊपर जो एम.एच. अब्राहम ने जो अपने व्यूज़ दिए हैं उनका वर्णन किया गया है। जो डेरिडा थे उसने क्या कहा था कि किसी भी वर्ड को समझने के लिए हमें सिग्निफायर और सिग्निफाइड की ज़रूरत नहीं है। हर एक बंदे के अपने अपने विचार हैं, अपने अपने व्यूज़ हैं, उसके साथ वो किसी भी वर्ड को समझ सकते हैं। और किसी भी वर्ड को समझने के लिए हमें ट्रेडिशनल जो वे है उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हमारे एम.एच.
अब्राहम है उसने ये कहा कि किसी भी वर्ड को समझने के लिए हमें लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, बिना लैंग्वेज के हम किसी भी चीज़ को नहीं समझ सकते हैं। तो उसने ये कहा कि डेरिडा ने ट्रेडिशनल वे ऑफ जो रीडिंग, जो ट्रेडिशनल वे है उसको समझने के साथ, मतलब उसने ये कहा है कि हम ट्रेडिशनल वे को छोड़कर भी किसी भी टेक्स्ट को समझ सकते हैं। उसने कहा कि जब डेरिडा ने ये कहा है कि ट्रेडिशनल वे को तोड़कर हम किसी वर्ड को समझ सकते हैं, तो हम क्या है, लैंग्वेज का एक लोगोसेंट्रिक जो आइडिया होता है उसको हम तोड़ देते हैं। एम.एच. अब्राहम ने कहा है कि लैंग्वेज में जो लोगोसेंट्रिक जो मेथड है उसका होना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी जो लैंग्वेज है उसको एक लोगों के साथ समझा जा सकता है, जैसे कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड की जो थियरी है उसके साथ हम समझते हैं। उसी तरह से क्या कहा है कि किसी भी वर्ड को एक लोगों के साथ समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसने ये कहा है कि जब हम किसी ट्रेडिशनल वे के साथ किसी वर्ड को समझते हैं तो क्या होता है, जब हम किसी भी वर्ड को ट्रेडिशनल वे के साथ समझते हैं तो क्या है, हम एक निश्चित बिंदु के पास पहुंचते हैं। लेकिन अगर हम उसको अलग अलग करके, जो हमारा लैंग्वेज का जो आइडिया है, जो लैंग्वेज का जो मेथड है उसको इग्नोर करके किसी भी वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे तो उसका जो रियल मीनिंग है वो कभी भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो डिकंस्ट्रक्शन की थ्योरी है मैंने उसको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। थैंक यू।